जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं पेडागोजी के कुछ शानदार क्वेश्चन जो मैथ के होंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक जितना भी एनालिसिस हुआ है दोस्तों 28 दिसंबर से 25 जनवरी तक पेपर होने पर जितना भी एनालिसिस किया गया है दोस्तों, उसके बेस पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण पेडागोजी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट के, जो कि इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, और आने वाले एग्जाम्स के लिए उसको क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। जिनका बाद में एग्जाम है दोस्तों, उनको इस सेशन से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो जिन लोग भी दोस्तों नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग दोस्तों पहले से हैं वो लोग वीडियोज़ को लाइक करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है क्या दोस्तों, आकृति से देखिए। तो आकृतियों में के निम्नलिखित पहलू में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है, ये है क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलू में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों आप लोगों का, कोण है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका सममिति, तीसरा है चौपड़, चौथा है प्रतिरूप। कौन सा आंसर हो सकता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताइए। तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों। आप सिंपल ये अगर देखे होंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो सममिति से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, चौपड़ और प्रतिरूप, ठीक है, ये तीनों है दोस्तों, पर कहीं पर भी कोण आपको प्राथमिक स्तर पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कोण जो है दोस्तों प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दशमलव संख्या से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन देखने को हर शिफ्ट में मिल जाएगा, डेली बाई डेली, जिस दिन भी एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि क्या है अगला क्वेश्चन। तो दिया है दोस्तों कि दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों दशमलव संख्या की संकल्पना को पढ़ाना है, योग की संकल्पना है, और उसके लिए कौन सा साधन उपयुक्त होगा ये आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है मोती और माला, दूसरा ऑप्शन है ग्राफ पेपर, तीसरा है गिन तारा, चौथा है जियो बोर्ड। तो कौन सा होगा दोस्तों सही, तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ग्राफ पेपर जो है दशमलव संख्या को, योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए बिल्कुल जो है दोस्तों सही साधन है, यानी सर्वाधिक उपयुक्त साधन है दोस्तों। तो इसका जो राइट बनेगा आंसर नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गणित की कक्ष में दृष्टिबाधित, देखिए दोस्तों दृष्टिबाधित या अक्षमताओं से क्वेश्चन आपको लोगों को निश्चित रूप से देखने को मिलता है, तो मैंने उस क्वेश्चन को भी शामिल किया है। ठीक है, जो इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों अगर मान लीजिए बच्चा क्या है, दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता है, तो उसके लिए गणित की बात की गई दोस्तों कि गणित की कक्षा में आप उसको कौन से साधन के रूप में देंगे जिससे बच्चा अच्छे से क्या कर सके, सीख सके। तो कौन सा इसका राइट साधन होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं ऑप्शन में कि क्या दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। अच्छा बताइए दोस्तों कि संख्या चार्ट, जैसे कि जो चार्ट मिलता है बच्चों को जिस पे कुछ बस लिखा गया रहता है, ठीक है, फिगर बना हुआ रहता है, तो क्या उससे दृष्टिबाधित छात्रों को कोई हेल्प मिलेगी, क्या वे उससे सीख सकते हैं? आप सोच करके बताइए। जिस पे जैसे छोटे बच्चों के लिए घर में लोग चार्ट खरीद के लेके आते हैं, संख्या चार्ट, उस पर ABCD या फिर आ ये सब लिखा रहता है, तो क्या उससे बच्चा सीख सकता है? अगर वो देख नहीं सकता है तो नहीं दोस्तों, आप सीधे सीधे तौर पे कहेंगे कि उससे नहीं सीख सकता है। तो संख्या चार्ट तो बिल्कुल ही गलत है। अब देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन दिया है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। ठीक, तो यहाँ पर ठीक दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। देखिए दोस्तों इसमें फिर आ गया संख्या चार्ट, यानी कि जिसमें संख्या चार्ट आ रहा है दोस्तों पहले उसको एलिमिनेट करिए। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं तो दोस्तों फिर भी आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो दूसरा भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा।
तीसरे में आते हैं दोस्तों तो टेलर का गिनतारा, भिन्न का कट, संख्या चार्ट। देखिए दोस्तों इसमें भी संख्या चार्ट, पहले में भी संख्या चार्ट, और बचा ही आपका ऑप्शन ही क्या है दोस्तों, तो एक ही ऑप्शन बचा है जो है कि टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों आपके लिए, तो देखिए प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों माप की अवधारणा पढ़ाना है बच्चे को, माप के बारे में बताना है, तो कौन सा कथन सत्य होगा दोस्तों। हर एक टॉपिक से मैंने एक अलग अलग क्वेश्चन उठाया है दोस्तों, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा उस टॉपिक से कि उस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। एक क्वेश्चन से आप कम से कम 2, 4, 10 क्वेश्चन कर सकते हैं उस टॉपिक के। तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। तो केवल की बात आ गई दोस्तों, एक से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अप्रमाणिक मापों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले पे चलते हैं तो अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। अब समस्या ये है दोस्तों कि प्रमाणिक माप क्या है और अप्रमाणिक माप क्या है। पहले आप इसको अगर जान लेंगे तो क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा आप गलती करके चले आएंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं थोड़े से ही कम समय में कि प्रमाणिक माप क्या होता है दोस्तों और अप्रमाणिक माप क्या होता है। जैसे प्रमाणिक माप होता है दोस्तों जो भी हमारे पास होता है किलोग्राम या फिर इंच टेप या फिर जिसको हम मानक तरीके से क्या करते हैं स्केल, इससे मापते हैं, तो ये हमारा प्रमाणिक माप होता है दोस्तों। और जो हम देख करके अंदाज़ा लगा के अनुभव के साथ उसको क्या कर सकते हैं मापते हैं, तो वो हमारा अप्रमाणिक माप होता है दोस्तों। तो अब बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को देख कर ही बता लेते हैं कि हाँ ये चीज़ बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, तब उसके बाद हम उसके एक्चुअल लंबाई को क्या करते हैं मापते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, और जो लोग भी नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कि कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों। तो कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण की बात की गई दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया है दोस्तों कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। क्या सही है दोस्तों। यह दिया है कि कक्षा 1 और 2 में गणित पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए दोस्तों। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर बच्चे को गणित नहीं पढ़ाया जाएगा दोस्तों तो वो कैसे सीखेगा किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। जो कि गणित जो है दोस्तों हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, सब्जेक्ट है, या फिर कह लीजिए हम उसको व्यवहारों में भी उपयोग में लाते हैं। अगर आप सामान खरीदने चले जाएँ तो उसमें आपको गणित की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर बच्चा नहीं जानेगा तो आगे भविष्य में क्या करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा पहले ही, ठीक है, नॉर्मली तौर पे। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। तो गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है दोस्तों। और अगला पढ़ते हैं अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अभ्यास अभी नहीं कराना है, बच्चा बिल्कुल छोटा है, कक्षा 1 और 2 में है, तो अभ्यास आप अधिक नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो दिया था दोस्तों मौखिक क्वेश्चन को भी आप नहीं करा सकते हैं, बच्चा छोटा है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चा को भाषा और कला के माध्यम से ही दोस्तों गणित का ज्ञान देना है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और ये एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन है, कैसा कथन है दोस्तों कि गणित में यदि त्रुटि बच्चा कर देता है तो ये कैसा कथन है, सही है कि गलत है, ठीक है। उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है त्रुटि की, गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं दोस्तों। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत बात, दर्शाती नहीं है बिल्कुल भी लापरवाही। सही है क्योंकि यह बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं, ठीक। अगला ऑप्शन सही क्योंकि वह विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में फीडबैक देती है।
और गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। तो बिल्कुल ये गलत हो गया भैया सरासर, ये तो नाइंसाफ़ी है। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। चलिए देख लेते हैं बी और सी में कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी और सी की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है सी में कि सही है क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में फीडबैक देती है। जहाँ पर अंकों की बात आ गई दोस्तों, वहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सही है। यह बोध कराती है दोस्तों कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं, त्रुटियाँ ये दर्शाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं दोस्तों। तो 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप किस में उपयोग कर किसके इसका प्रयोग जो है दोस्तों विद्यार्थियों को किस में सहायता करते हैं, किस चीज़ की समझ में सहायता करते हैं, क्या चीज़ जानने के लिए सहायता करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, पहला है स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, या फिर संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, या फिर परिकलन कौशलों के संवर्धन में, या मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। बताइए दोस्तों, थोड़ा सा समय सोच कर लीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10 ग्राम बिंदु के खेल और प्रतिरूप जो है दोस्तों स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए सहायता करते हैं विद्यार्थियों की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है दोस्तों, तो गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछ लिया गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि गणित की शिक्षा का अगर मुख्य उद्देश्य ही समझ लिए कि तो बाकी तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक की मदद से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर बनेगा। तो दिया है दोस्तों कि विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करता है। जो गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ये है, या उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, या बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, या ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाण का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। अब बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए, गणित समझने में सहायता बिल्कुल नहीं करता दोस्तों। उपयोगी क्षमताओं को विकास करना गलत हो जाएगा। यहाँ पर ज्यामिति की प्रमेय को उनको नहीं दिखाना है दोस्तों, उनकी बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 100% दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित। देखिए दोस्तों, इस बार या पिछले बार से क्वेश्चन में आपको देखने को मिला होगा कि थोड़ा लॉन्ग जो है कि आपको पैडागोजी देखने को मिल रही है, इसलिए मैंने लॉन्ग पैडागोजी को ही शामिल किया इस सेशन में, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं दोस्तों, वैसे ही क्वेश्चंस को मैंने इस सेशन में शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। दोस्तों निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मेल नहीं खाता है पूछ दिया है, वो भी शिक्षण की पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं के साथ। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसी के लिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ये तो बिल्कुल बात सही है दोस्तों। ठीक है, दूसरा है दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों बातें सही है बिल्कुल। चलते हैं तीसरे पे, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। नहीं दोस्तों, अगर भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास कर देंगे और मानक परिकलन प्रणाली कर देंगे तो बच्चे को शायद समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात की गई है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान में रख करके क्वेश्चन को करेंगे, और निगेटिव क्वेश्चन है ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। फिर भी अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन जो है, भिन्न को पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों रहेगा, यहाँ पर दोस्तों भिन्न रहेगा, सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा, क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि यही पूछा था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं
आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। तो इससे पहले कहना चाहेंगे दोस्तों, जिन लोगों को भी इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और वीडियो आपको कैसी लगी है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसको लाइक भी करिएगा। और जो लोग नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जल्दी पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो पूछ दिया है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकती है क्या दोस्तों। चलिए करके देख लेते हैं। बोला एक सम संख्या ले लीजिए। चलिए मैंने कोई ले लिया सम संख्या, 2 ही ले लिया, ठीक है। या फिर कोई और संख्या ले लिया जाए। चलिए बड़ा ले लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे एक संख्या दूसरी ले लेते हैं, 4 ले लिए। और बोला है दोस्तों एक विषम संख्या का अंतर, विषम संख्या कोई ले लीजिए, मान लीजिए हमने 3 ले लिया। अब इसका अंतर पूछा है दोस्तों, एक सम संख्या होगी, नहीं दोस्तों एक आ गया। देखो ये एक सम संख्या नहीं है, तो ये क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन तो आपका इस तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गलत हो गया पहला, ये गलत। बोला है दोस्तों दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। क्या ये बात सही है दोस्तों। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। तो दो विषम संख्याएं लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 3, 5, ठीक है, और एक सम संख्या ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 4। तीनों को जोड़िए तो 5, 3, 8 और 4, 12, यानी कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही जा रहा है दोस्तों। यानी कि एक सम संख्या आ रही है, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं दोस्तों कि तीसरा ऑप्शन क्या है। बोला है दोस्तों 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया 3, ठीक है, 3 + 5 + 7, इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 5, 3, 8 और 8, 7, 15। क्या दोस्तों आई सम संख्या, नहीं आई। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया तीसरा। और एक लास्ट ऑप्शन है दोस्तों कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। तो 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, गुणा कर लीजिए। 3 × 5 = 15, 15 × 7 कितना होता है दोस्तों, 15 × 7 कितना होगा ये आप लोग बताइए, ठीक है। 105 दोस्तों, ठीक है, 105। तो ये भी देखिए एक क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। और इस तरीके से जो आपके ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों वो गलत हो जाएंगे। और जो आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों वो कौन सा होगा, तो वो आपका बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए ये था आज का हमारा सेशन, कंप्लीट हुआ यहाँ तक। तो वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को तो लाइक भी करें। और जो लोग दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को एनालिसिस के साथ, आज के पूरे पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।